चलिए दोस्तों, मांझी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज मैं आप लोगों को मोरजत्तर युग के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। कौन सा युग? तो मोरजत्तर युग। कब से कब तक? 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी तक। चलिए दोस्तों, चल रहे हैं मोरजत्तर युग में। मोरजत्तर युग 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी तक के काल को क्या कहते हैं? मोरजत्तर युग कहते हैं। इतिहास क्या है? मोरजत्तर युग कहलाता है। और यह इतिहास की संक्रमण कालीन अवस्था भी मानी जाती है। और साथ ही स्रोत के सीमा के कारण इसे क्या होता है? अंधकारमय युग के रूप में भी क्या होता है? जाना जाता है। अंधकारमय युग के रूप में भी क्या होता है? जाना जाता है। मोरजत्तर युग क्या होता है? छोटे छोटे वंशों के सांस्कृतिक उपलब्धियों का इतिहास है। साथ ही यह वह युग था जब विदेशियों के बड़े पैमाने पर आगमन के क्या हुआ? फलस्वरूप समाज, धर्म, राजनीति, कला सभी क्षेत्रों में आत्मसत्तीकरण की प्रक्रिया क्या हुआ है? देखी गई। आत्मसाती प्रक्रिया देखी गई। चलिए, मोरजत्तर युग को दो भागों में क्या होता है? बांटा जाता है। पहला हो गया विदेशी वंश और दूसरा हो गया देसी वंश और दूसरा हो गया विदेशी वंश। चलिए, देसी वंश में क्या है? इस वंश के तहत क्या शुंग, कर्ण और सातवाहन वंश आते हैं। ये जो देसी वंश कौन कौन हो गए? पहले शुंग वंश हो गया, कर्ण वंश हो गया और सातवाहन वंश आते हैं। किसमें? तो देसी वंश में आते हैं। चलिए, अब देसी वंश के बाद अब देखते हैं विदेशी वंश। विदेशी वंश में कौन कौन आते हैं? जबकि इस वंश के तहत हिंद यूनानी, शक, पार्सियन एवं कुषाण वंश आते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ये सब विदेशी वंश कहलाते हैं। कौन कौन? तो हिंद यूनानी, शक, पार्सियन एवं कुषाण, ये क्या कहलाते हैं? आपको विदेशी वंश कहलाते हैं। विदेशी वंश कहलाते हैं। चलिए, तो देसी वंश में सबसे पहले हम शुंग के बारे में क्या होता है? पढ़ते हैं। किसके बारे में? शुंग के बारे में। चलिए, शुंग। मौर्य के बाद शुंग वंश का आगमन हुआ। मौर्य वंश के बाद क्या हुआ? शुंग वंश का आगमन हुआ, जिसके संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग था। कौन? पुष्यमित्र शुंग था। किस वंश के संस्थापक? तो ये शुंग वंश के संस्थापक। चलिए, मौर्य वंश के बाद किस वंश का स्थापना हुआ? शुंग वंश का। और शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग। चलिए, फिर इसी में देख रहे हैं जो ये एक्स्ट्राम हो गया। चलिए, उल्लेखनीय है कि इन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त, किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। जो मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? बृहदत्त की हत्या 185 ईसा पूर्व में क्या किया है? की और शुंग वंश की स्थापना किया। किसने? तो पुष्यमित्र शुंग ने। कौन वंश की स्थापना किया? तो शुंग वंश की स्थापना किया। इतिहास में उसे निम्नलिखित कारण से याद किया जाता है। किसको? तो शुंग वंश को। चलिए, पहला में ब्राह्मण धर्म का संपोषक था। कौन?
तो पुष्यमित्र शुंग क्या था? ब्राह्मण वंश के, ये क्या था? ब्राह्मण धर्म का संपोषक था, मतलब संस्थापक था। 2 बार उसने अश्वमेध यज्ञ किया। पुष्यमित्र शुंग कौन? तो पुष्यमित्र शुंग। और इस यज्ञ की आहुति करता पंतजलि थे। कौन थे? पंतजलि थे, जिन्होंने महाभाष्य लिखी। क्या लिखे? महाभाष्य लिखे। कौन? पंतजलि ने। चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए नोट में महाभाष्य पाणिनि का अष्टाध्यायी पर टीका है। क्या है? महाभाष्य पाणिनि का अष्टाध्यायी पर टीका है। और क्या है? अति महत्वपूर्ण है। अति महत्वपूर्ण है कि पुष्यमित्र शुंग अन्य धर्म के प्रति भी सहिष्णु रहा। और इसी कड़ी में बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीनतम स्तूप अशोक द्वारा निर्मित सांची का स्तूप, क्या? सांची का स्तूप का विस्तार किया। और भरूच के स्तूप का निर्माण। और पुष्यमित्र शुंग की राजधानी विदिशा मध्य प्रदेश थी। पुष्यमित्र शुंग की राजधानी कहाँ थी? विदिशा मध्य प्रदेश थी। चलिए, शुंग वंश का एक प्रसिद्ध शासक मानभद्र था, जिसके समय में यूनानी राजदूत हेलियोडोटस भारत क्या हुआ? आया। और उन्होंने भागवत धर्म को स्वीकार किया। कौन धर्म? भागवत धर्म का स्वीकार किया। और विदिशा या वेशनगर में गरुड़ स्तंभ लेख की क्या किया है? स्थापना किया। गरुड़ स्तंभ लेख की स्थापना किया। चलिए, इसी कड़ी में भूलेंगे नहीं, गरुड़ स्तंभ हिंदू धर्म का पहला पत्थर का अभिलेख था। गरुड़ स्तंभ जो था हिंदू धर्म का क्या था? पहला पत्थर का अभिलेख था। चलिए दोस्तों, मेरा इस वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब और वॉच टाइम ही हमको हौसले को क्या करता है? बुलंद करता है। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद।